हेलो टू ऑल। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसके क्या क्या फीचर्स हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्यों आया, इसके पीछे क्या रीज़न था, इसके कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को करने से पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए मर्केंटलिज्म और लिबरलिज्म का। सबसे पहले हम बात करेंगे मर्केंटलिज्म। मर्केंटलिज्म क्या था? ये क्या कहता है? ये कहता है एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करो, इंपोर्ट कम से कम करो। उससे क्या होगा, उस कंट्री के अंदर क्या होगा, मेटल आएगी, गोल्ड कह सकते हो, सिल्वर कह सकते हो, ये सब आएगा। उसकी वजह से हमारी कंट्री की क्या होगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। तो इसका फोकस क्या था, खुद की कंट्री पर खुद की इंडस्ट्री का प्रॉफिट बढ़ाना, इंटरेस्ट को क्रिएट करना। इसका फोकस सिर्फ एक्सपोर्ट पर था, ना कि इंपोर्ट पर। ये फॉलो करता है प्रोटेक्शनिज्म को। ये क्या लगाता है, टैरिफ लगाता है, नॉन टैरिफ लगाता है, बैरियर्स लगाएगा, नॉन टैरिफ एंड टैरिफ। क्यों लगाएगा? ताकि इंपोर्ट को कम से कम कर सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक लिबरलिज्म की। ये क्या कहता है? ये कहता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सबके लिए ओपन है। ये ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहता है। यहाँ पर ये क्या कहते हैं, स्टार्टिंग में भले ही आपका ट्रेड डेफिसिट हो सकता है, बट लॉन्ग रन के अंदर आपका यहाँ पर क्या होगा, ट्रेड सरप्लस होगा। ये सपोर्ट करता है ट्रेड को विद मिनिमम रेस्ट्रिक्शन, कि रेस्ट्रिक्शन कम से कम लगाकर फ्री ट्रेड को मोटिवेट करेगा। बट 1929 में क्या हुआ, ग्रेट डिप्रेशन आया, जिसकी वजह से जो लिबरल इकोनॉमीज है वो कन्वर्ट हो गई मर्केंटाइल सिस्टम के अंदर। तो 1930 के अंदर आपका एक एक्ट आया था, उस एक्ट का क्या नेम था, स्मूथ-हॉले टैरिफ एक्ट। 1930 में आया था। क्या नेम था उसका? स्मूथ-हॉले टैरिफ एक्ट। इन्होंने क्या किया, अपने टैरिफ लेवल को बढ़ा दिया, टैरिफ लेवल को इंक्रीज़ कर दिया, ताकि इंटरनेशनल ट्रेड क्या हो सके, कम से कम हो सके। जिसका क्या नेम दिया गया, बैगर दे नेबर पॉलिसी। इसे ये नाम दिया गया, बैगर दे नेबर पॉलिसी। जिसकी वजह से क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकंड क्रिएट हुआ। जब वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद में एक कॉन्फ्रेंस हुई, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। इसके बारे में शायद आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस क्या होती है। उसके अंदर आपका क्या हुआ था, दो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस निकल कर आए थे। तो गैट एस्टेब्लिश हुआ था आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड इन द वेक ऑफ अदर न्यू मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन। कौन कौन से इंस्टीट्यूशन थे वाले? एक है आपका वर्ल्ड बैंक, एक है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो कौन कौन से निकल के आए हैं आपके? एक आया है आपका वर्ल्ड बैंक, सेकंड इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एक कंपेरेबल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रेड, जिसका क्या नेम था, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो भी सक्सेसफुली निगोशिएट हुआ। सभी नेशंस ने क्या बोला कि हम एक क्या करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करेंगे। निगोशिएट भी हो गया एंड वुड एड्रेस नॉट ओनली ट्रेड बैरियर बट अदर इश्यूज इनडायरेक्टली। सिर्फ ट्रेड बैरियर्स को ही हम क्या नहीं करेंगे, एड्रेस नहीं करेंगे, बल्कि अदर इश्यूज़ को भी इनडायरेक्टली हम क्या करेंगे, उसे एड्रेस करेंगे। बट आईटीओ ट्रीटी जो आपका है, आईटीओ ट्रीटी है, वो अप्रूव नहीं हो पाया यूएस के द्वारा, और अ फ्यू अदर सिग्नेटरीज एंड नेवर वेंट इनटू इफेक्ट। बट ये इफेक्ट में नहीं आ पाया क्योंकि यूएस ने इसे अप्रूव नहीं किया था। आईटीओ के लिए आपका ड्राफ्ट अग्रीमेंट बना था, उसका क्या नेम था, हवाना चार्टर। 1948 में आया था हवाना चार्टर। तो अब हम बात करते हैं गैट की। गैट क्या है आपका? गैट आपका क्या, एक टेम्परेरी मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट है। क्या है ये आपका? एक मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट। ये आपका कब बना था? जब तक आपका आईटीओ नहीं आया था। साइन किसने किया था? 23 कंट्रीज़ ने किया था। कब किया था? जनवरी 1948 में। फिर से क्या बोल रही हूँ, इसके अंदर ये आपका क्या होता है, टेम्परेरी अग्रीमेंट होता है। और ये क्या प्रोवाइड करवाता है, द बेसिस फॉर इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम। इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम प्रोवाइड करवाया इसने 47 ईयर्स तक। और यहाँ पर जो भी पार्टिसिपेट करते थे मेंबर्स, उनको क्या बोला गया, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज बोला गया। क्या बोला गया उनको? कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज बोला गया। इसका सिर्फ मेन काम क्या था, टैरिफ को हटाना। किस पर? ओनली इन गुड्स, ओनली इन गुड्स। सिर्फ गुड्स का टैरिफ को क्या करते थे, ये रिमूव करते थे, बट सर्विसेज पर नहीं था। इसके अंदर एक और क्या था इसका ड्रॉबैक, एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल को इन्होंने एक्सक्लूड किया हुआ था, बिल्कुल निकाला हुआ था। इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, मतलब आप ये समझ सकते हो गैट के अंदर। तब इसकी वजह से क्या हुआ, एक यहाँ पर एक और आपका रूल था, कॉन्ट्राडिक्शन केस में कंट्रीज़ को अलाउ था इम्प्लीमेंट करना तभी जब
उनके खुद के जो लॉ बने हुए हैं उस कंट्री के अंदर वो उसे वॉयलेट ना करें, जिसे क्या बोला गया, ग्रैंडफादर्स राइट बोला गया। ये क्या कहते हैं, कंट्रीज़ यहाँ पे फ्री थी इम्प्लीमेंट करने के लिए सिर्फ वही प्रोविज़न जो उनके जो ऑलरेडी लॉ है उस कंट्री के अंदर, उस लैंड के अंदर, उस लैंड पर, उनको वो वॉयलेट ना करे, सिर्फ वही लॉ वही जो अग्रीमेंट है फॉलो करेंगे, बाकी और कोई फॉलो नहीं करेंगे, जिसे क्या बोला गया, ग्रैंडफादर्स राइट बोला गया। समझ आ गई ये वाली चीज़। कंट्री आर अलाउड टू इम्प्लीमेंट ओनली दोज प्रोविज़न ऑफ द अग्रीमेंट, ये सिर्फ अग्रीमेंट के वही प्रोविजंस अप्लाई करेंगे जो अलाउ नहीं करती उन्हें वॉयलेट करने में, जो उनके ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं लो कंट्री के, जिन्हें क्या बोला गया, ग्रैंड फादर्स राइट बोला गया। तो अब नेक्स्ट हमारा आता है इसके अंदर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या कहता है, गेट आपका काम करता था ट्रेड राउंड से, कैसे, 8th ट्रेड राउंड हुआ था जिसे क्या बोला गया, उरुग्वे राउंड बोला गया। इसमें आपका एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया जिसे क्या बोला गया, डंकेल ड्राफ्ट। किसके नेम पे बना था ये बना था मिस्टर अर्थर डंकेल, और साइन इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया जिसका क्या नेम था, माराकेश अग्रीमेंट। कब किया, 1 जनवरी 1995 को, जिसकी वजह से आपका क्या बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कितनी मेंबरशिप थी इसके अंदर, कितने मेंबर्स थे इसके अंदर, 128 मेंबर्स जिन्होंने इसको साइन किया था। क्या रीज़न था, वैसे गैट तो काफ़ी अच्छा चल रहा था, तो गैट को रिप्लेस क्यों किया गया, क्यों कन्वर्ट किया गया WTO के अंदर। सबसे पहला रीज़न क्या था, गैट के अंदर सिर्फ टैरिफ बैरियर्स आते थे, बट 1970 के बाद नॉन टैरिफ बैरियर क्या होने लग गए, इंक्रीज़ होने लगे। अब वो अपने टैरिफ बैरियर तो इंक्रीज़ कर नहीं सकते, तो उन्होंने क्या किया, कंट्रीज़ ने नॉन टैरिफ बैरियर को इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया, अपने कोटा क्या करने लगे, वो डिक्रीज़ करने लग गए। नेक्स्ट क्या कहते हैं, गैट ओनली डेल्ट विद गुड्स। जो गैट है हमने पीछे क्या पढ़ा है, ये सिर्फ किसके साथ डील करता है, गुड्स के साथ। बट 1980 के बाद में डेवलप कंट्री ने क्या स्टार्ट किया, सर्विसेज देनी स्टार्ट कर दी। नेक्स्ट क्या कहता है, बाय 1980 डेवलपिंग कंट्रीज स्टार्टेड परसुइंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ। उन्होंने क्या किया, डेवलपिंग कंट्री ने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ करनी स्टार्ट की। इन सभी बैरियर्स को रिमूव करने के लिए WTO की डिमांड की गई। आगे क्या कहता है, ग्रैंड बार्गेन। अब WTO आया, उसके अंदर ग्रैंड बार्गेनिंग हुई थी। डेवलप्ड कंट्री ने क्या कहा था कि ट्रेड इन एग्रीकल्चर एंड टेक्सटाइल अंडर WTO विद सम एक्सेप्शंस। अब ये क्या कहते हैं, डेवलप कंट्री ने क्या बार्गेनिंग की कि एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल को हम इंक्लूड कर लेंगे, और डेवलपिंग कंट्री ने फिर क्या कहा कि हम सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को भी WTO के अंदर क्या कर लेंगे, शामिल कर लेंगे। ये इन दोनों के बीच में क्या हुई थी, बार्गेनिंग हुई थी, जिसके बेसिस पे आपका WTO इम्प्लीमेंट हुआ, ऑर्गेनाइजेशन बना था ये। लेकिन जो आपका गैट है वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, वो सिंपल एक अग्रीमेंट था। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या क्या थे। सबसे पहला जो प्रिंसिपल आता है वह है हमारा रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी क्या कहता है, म्यूचुअल लोअर करना ट्रेड बैरियर्स को। दस कंट्रीज दैट अलाउड देयर टैरिफ कुड एक्सपेक्ट देयर ट्रेडिंग पार्टनर्स टू द सेम। ये क्या कहते हैं, अगर आप किसी एक कंट्री के टैरिफ को कम करते हो तो सभी जितने भी आपके पार्टनर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, सभी के साथ आप क्या करोगे, यही रूल या यही लॉ आप अप्लाई करोगे। अगर आप एक के लिए अपने टैरिफ या नॉन टैरिफ को कम कर रहे हो तो बाकी सबके लिए भी आपने क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है, मोस्ट फेवर नेशन प्रिंसिपल होल्ड करता है कि जो टैरिफ रेफरेंस है गारंटेड टू वन स्टेट मस्ट बी ग्रांटेड टू ऑल अदर्स। वही बात है, जब टैरिफ एक स्टेट को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, तो सभी को ही वो आप ग्रांट करोगे। नेक्स्ट क्या है, नेचुरल ट्रीटमेंट, सबके साथ सेम बिहेवियर किया जाएगा। आप ऐसे नहीं करोगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो और फॉरेन जो कंट्री से जो भी आपके प्रोडक्ट आ रहे हैं, गुड्स आ रहे हैं, आप उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। ज़्यादा फैसिलिटीज किसको दे रहे हो, डोमेस्टिक गुड्स को दे रहे हो, फॉरेन कंट्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। तो यहाँ पर ये भी आपका क्या था, एक प्रिंसिपल था। नेक्स्ट क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी। ये कहते हैं इंटरनल ट्रांसपेरेंसी भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये फैसिलिटेट की जाएगी बाय पेरियोडिक कंट्री स्पेसिफिक रिपोर्ट के अंदर। कंट्री स्पेसिफिक रिपोर्ट यहाँ पे क्या की जाती है, पेरियोडिकली तैयार की जाती है, जिसमें क्या दिखाएंगे, अपनी सारी डिटेल को ट्रू एंड फेयर वे में दिखाएंगे। यहाँ पे आपकी क्या होगी, मैकेनिज्म भी है, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म। दैट WTO सिस्टम ऑल्सो ट्राइज टू इम्प्रूव प्रिडिक्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। ये क्या कर रहे हैं, डिस्करेज करेंगे, आपको क्या बताया, कोटाज वाला को ये क्या करेंगे, कम करेंगे, एंड अदर मेजर्स ये क्या कर रहे हैं, जो लिमिट वाला डिसाइड कर रहे हैं उन पर क्या होगी, चेकिंग होगी। नेक्स्ट क्या कहता है, बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल कमिटमेंट।
दीज स्केड्यूल्स एस्टेब्लिश करते हैं सीलिंग बाइंडिंग। अ कंट्री कैन चेंज इट्स बाइंडिंग बट ओनली आफ्टर निगोशिएटिंग विद इट्स ट्रेडिंग पार्टनर्स। अब इन्होंने जो सीलिंग वाला जो बाइंडिंग वाला मतलब चेंज किया है वो क्या होगा, सभी ट्रेडिंग पार्टनर्स के लिए होगा। इफ सेटिस्फैक्शन इज नॉट ऑब्टेन द कंप्लेनिंग कंट्री क्या कर सकती है, अगर मान लो किसी एक कंट्री को ये लग रहा है कि वो दूसरी कंट्री को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हैं, उनकी जो कोटाज वगैरह है उनके चेंज कर दिए, हमारे गुड्स के चेंज नहीं किए, तो वो क्या कर सकते हैं, वो कंप्लेन कहाँ पर कर सकते हैं, डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीजर में। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, फंक्शंस कौन कौन से हैं WTO की। फर्स्ट फंक्शन इज इम्प्लीमेंट करना, एडमिनिस्टर करना, ऑपरेशन करना ऑफ द कवर्ड अग्रीमेंट। जो भी अग्रीमेंट उसके अंदर आते हैं उसे इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, एडमिनिस्टर किए जाएंगे, ऑपरेट किए जाएंगे। एक आपका यहाँ पे फोरम बनी है किसके लिए, निगोशिएशन के लिए। उसके अलावा डिस्प्यूट सेटलमेंट बना हुआ है, जो क्या करेंगे, इनके जो भी डिस्प्यूट्स आते हैं उनको क्या करेगी, सेटल करेंगी। नेक्स्ट क्या है, रिव्यू ऑफ नेशनल ट्रेड पॉलिसी। जितने भी आपके नेशनल ट्रेड पॉलिसीज़ हैं उनको टाइम टू टाइम पे ये क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। नेक्स्ट क्या होता है, कोहेरेंस इन ग्लोबल इकोनॉमिक्स पॉलिसी मेकिंग। ये क्या कहते हैं, आपके जो मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन ने अडॉप्ट किया एक माराकेश मिनिस्ट्रियल मीटिंग के अंदर, कि जो भी रोल है आपका किसका, लिबरलाइजेशन का, किसको अचीव करने में, ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग के अंदर। ये क्या करेंगे, उनमें स्टेबिलिटी लेकर आएंगे, जिसके अंदर आपका क्या होगा, जो अप्रोप्रिएट होगा सभी बिजनेस के लिए, सभी आपके कंट्रीज़ के लिए। नेक्स्ट इज WTO स्ट्रक्चर। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फिर आता है आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, नेक्स्ट इज डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। तो हम इसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, इसकी बहुत सारी मल्टीपल बॉडीज़ थी। कौन कौन सी थी, सबसे पहले आती है इसके अंदर काउंसिल फॉर ट्रेडिंग गुड्स, जो ये काउंसिल है जो सिर्फ किस में ट्रेड करेगी, गुड्स के अंदर। नेक्स्ट इज काउंसिल फॉर ट्रेडिंग सर्विसेज। नेक्स्ट इज काउंसिल फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। नेक्स्ट इज ट्रेड निगोशिएशंस कमेटी। WTO क्या एक मेंबर ड्राइवन इंस्टीट्यूशन है। मेंबर ड्राइवन का क्या मतलब है, यहाँ पे इंपॉर्टेंस किसको दी जा रही है, मेंबर्स को। मतलब सारे जो डिसीजंस हैं, सारे जो अग्रीमेंट्स हैं, उसे जो इम्प्लीमेंट करेगा, सारा का सारा काम कौन करेगा, मेंबर्स खुद करेंगे। नो एग्जीक्यूटिव बॉडी, कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, और जो सेक्रेटरीट है बहुत ही कम है, मे बी 600 है। नेक्स्ट इज सेक्रेटरीट जो हेड होता है, हेडेड बाय अ डायरेक्टर जनरल। यहाँ पे डायरेक्टर जनरल क्या आपका मेन हेड है, और आगे क्या कहते हैं, मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस आपकी क्या होती है, टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंसेज होती है वो क्या लेती है, डिसीजन लेती है। नेक्स्ट इज इट कंप्राइजेज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर्स ऑफ मेंबर कंट्रीज। यहाँ पे आपकी क्या ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर्स भी है। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सारे जो डिसीजन लिए जाते हैं मेंबर्स खुद लेते हैं, अभी आपको बताया मेंबर ओरिएंटेड है। तो WTO अग्रीमेंट फोर्सी वोट, ये WTO के जो आपके रिटर्न में सारा कुछ है वो क्या कहता है, वोट के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपके सारे डिसीजन लिए जाएंगे। बट रियल लाइफ के अंदर ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ के अंदर क्या होता है, जो आपके डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो क्या ले करते हैं, खुद ही अपनी ग्रीन रूम मीटिंग करती हैं और वहाँ खुद ही अपने सारे डिसीजन ले लेती हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंस डेवलपिंग कंट्रीज़ को नहीं मिलती, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी क्रिएट नहीं होती, और जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो उसकी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज़ को कहीं ना कहीं क्या होता है, हर्ट होता है। तो यहाँ पर ये वही कह रहा है, ये इंपॉर्टेंस किसको देता है, रूम मीटिंग को देता है, जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और डेवलपिंग कंट्रीज़ को यहाँ पर इन्वाइट नहीं किया जाता, जिससे वो क्या होता है, उनके इंटरेस्ट को हर्ट होता है। तो 1994 में WTO मेंबर्स ने अग्री किया ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर, जो गवर्न करते हैं, क्या करते हैं, द सेटलमेंट डिस्प्यूट एंड नेक्स्ट टू द फाइनल एक्ट। साइन, ये साइन कहाँ हुआ था, मैराकेश में हुआ था, मैराकेश 1994। और जो ऑपरेशन एंड WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस, इसमें क्या होते हैं, DSP पैनल होते हैं। अब देखो डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस के अंदर क्या क्या है, DSP पैनल है, एपलेट बॉडी है, WTO सेक्रेटरीट है, आर्बिट्रेटर्स है, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स एंड बहुत सारे क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, जो क्या करते हैं, सेटलमेंट करते हैं इनके डिस्प्यूट्स की। नेक्स्ट क्या कहता है, बॉडीज इज इन्वॉल्व इन द डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस। ये सारी की सारी बॉडीज किस में इन्वॉल्व है, डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस में इनके डिस्प्यूट्स को क्या करती है, सेटल करती है। कौन कौन से इंक्लूड है, एक है DSP पैनल्स, एपलेट बॉडी, WTO सेक्रेटरीट, आर्बिट्रेटर्स, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स एंड बहुत सारी क्या स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, WTO के अग्रीमेंट्स कौन कौन सी हैं। फर्स्ट वन इज अग्रीमेंट इन गुड्स, नेक्स्ट इज अग्रीमेंट ऑन सर्विसेज, नेक्स्ट इज अग्रीमेंट ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, नेक्स्ट अग्रीमेंट ऑन डिस्प्यूट सेटलमेंट, जो डिस्प्यूट को सेटल करेगा,
अग्रीमेंट ऑन पॉलिसी रिव्यू, जो टाइम टाइम पे जो भी आपकी पॉलिसीज आती रहती है WTO की तरफ से, उन पे क्या करेगा, रिव्यू करता रहेगा। जो भी अमेंडमेंट लानी होती है उसमें टाइम टू टाइम पे क्या लेकर आते हैं, अमेंडमेंट्स लेकर आते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, अग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। स्पेशल आया था इसका अग्रीमेंट, क्योंकि पहले गेट के अंदर क्या हुआ था, इसको एक्सक्लूड किया गया था, बाद में इसे स्पेशली इंक्लूड भी किया गया, किसमें, WTO में। नेक्स्ट इज अग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, अग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी मेजर्स। तो कौन कौन से आए, गुड्स का आया, सर्विसेज का आया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का आया, डिस्प्यूट सेटलमेंट, पॉलिसी रिव्यू, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, टेक्निकल बैरियर्स। टेक्निकल बैरियर्स ये क्या कहता है, टेक्निकल बैरियर्स को कम से कम करो। बैरियर्स जितने कम होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगा, हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा। ठीक है, मेन काम क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, ट्रेड को क्या करना, मोटिवेट करना, ट्रेड को इंक्रीज करना, इम्प्रूव करना उसको। तो अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या थे। फर्स्ट वन इज सिस्टम हेल्प करता है, प्रमोट करता है पीस को, ताकि क्या हो, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी बनी है, डिस्प्यूट्स को कम से कम कर सके, पीस को क्रिएट कर सके। डिस्प्यूट आर हैंडल कंस्ट्रक्टिंग, डिस्प्यूट जितने भी होते हैं उसे क्या कर सके, हैंडल कर सके। रूल बनाती है लाइफ को ईजी, सभी के लिए क्या हो, वो ईजी हो, रूल बिल्कुल ईजी बनाए जाए। फ्री ट्रेड कट द कॉस्ट ऑफ लिविंग, अगर फ्री ट्रेड होगा उससे आपकी क्या होगी, मान लो किसी गुड्स पे अगर आपका क्या है, टैरिफ नहीं लग रहा, नॉन टैरिफ नहीं लग रहा, उसकी वजह से क्या होगा, वो गुड्स का जो प्राइस है बहुत कम हो जाएगा, और वही कम प्राइस की वजह से क्या होगा, हम लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी, हम क्या कर पाएंगे, ज़्यादा परचेज कर पाएंगे, तो हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग भी क्या हो जाएगा, जो लिविंग का कॉस्ट है वो भी कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक तरह से हम इम्प्रूव कर पाएंगे, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी पूरी कंट्री की। नेक्स्ट क्या कहता है, इसके पास मोर चॉइस होती है, प्रोडक्ट एंड क्वालिटी, इसकी प्रोडक्ट की ज़्यादा क्वालिटीज़ मिल जाएगी, प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा, क्वालिटीज़ ज़्यादा। इसकी वजह से आप ये कह सकते हो जो आपका मेक इन इंडिया था, मेक इन इंडिया, उसको क्या पहुंची, बहुत बड़ी ठेस पहुंची थी। कैसे, मेक इन इंडिया का मेन मोटिव क्या है, इंडिया के अंदर ही बने सभी प्रोडक्ट। अब जब कोई सामान सस्ता बाहर से आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे वो चीज़ महंगी मिल रही है, और अगर बाहर से कोई सामान यहाँ पे सस्ता आ रहा है तो हम किसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, सस्ते की तरफ। उसी क्वालिटी का, इतनी बढ़िया क्वालिटी का बाहर से सामान आ रहा है, फॉरेन की जो प्रोडक्ट आते हैं, तो हम वहाँ पे क्या होते हैं, ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, मेक इन इंडिया को मतलब बहुत ज़्यादा दब गया। आगे क्या कहता है, ये प्रोवाइड करता है मोर चॉइस ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वालिटी। तो इस तरह से आपका एक तरह से क्या हो सकता है, डिसएडवांटेज की तरह भी यूज़ कर सकते हो इसको। नेक्स्ट हमारा कहता है ट्रेड रेज करता है इनकम को, इनकम तो बढ़ेगी। ट्रेड स्टिमुलेट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ, आपको बता चुकी हूँ, ट्रेड बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो क्या बनाते हैं, लाइफ को मोर एफिशिएंट बनाते हैं, उससे हमारी लाइफ क्या होती है, ज़्यादा इंप्रूव होती है। एंड दैट्स इनफ फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद में हमारे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक आता है आपका गैट्स का आता है, ट्रिप एंड ट्रिम आता है, उसकी क्लास हम कल लेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।